हरियाणा जला, क्या गुनहगार मिला? क्या 2024 में मोदी पवार साथ चलेंगे? आपकी परीक्षा, इंडिया की अग्नि परीक्षा। बिहार में जाति जानेंगे तो 24 में वोट मिलेंगे। देश की 4 बड़ी खबरों की अब पड़ताल शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर दंगा हुआ, हंगामा हुआ, हिंसा हुई, राज्य जलता रहा और सब तमाशबीन बने रहे। आज शुरुआत इसी खबर से करेंगे। हरियाणा के नूह को जलाने वाला गुनहगार कौन है? कब आखिर वो पकड़ा जाएगा? आज की दूसरी बड़ी खबर होगी कि कैसे मोदी और पवार मिले तो नए नवेले गठबंधन की टेंशन बढ़ गई। और आज की तीसरी बड़ी खबर, बात होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की अग्नि परीक्षा की। और आज आखिर में हम पूछेंगे, क्या बिहार में जाति जनगणना होने से 2024 में वोट मिलेंगे? इन चारों खबरों को लेकर चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर भी तैनात हैं। हरियाणा की हिंसा पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ होंगे अभिषेक उपाध्याय, मनोज वर्मा के पास भी हम आपको लिए चलेंगे, अजातिका सिंह और असीम बस्सी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पवार ने मोदी की पीठ ठोकी तो इंडिया की टेंशन क्यों बढ़ी, इस पर भी डिटेल्स रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे रौनक कुकड़े। और दिल्ली का असली बॉस कौन होगा, अध्यादेश की पल पल की रिपोर्ट के साथ हमारे साथ होंगे नीरज पांडे। और बिहार में जाति जनगणना की खबर की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार। इन सभी 4 खबरों पर हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। जयशंकर जी से जानेंगे कि क्या हरियाणा में जो कुछ हुआ वो सोची समझी साजिश है। मुकेश से हम ये जानेंगे कि क्या मोदी पवार की मुलाकात के मायने हैं। राकेश शुक्ला जी से बताएंगे आपको कि आखिर दिल्ली का बॉस कौन होगा। और मुकेश केजरीवाल जी से हम जानेंगे कि नीतीश कुमार के जाति वाले दांव पर राय आखिर क्या है, इसे कैसे समझे राजनीतिक, क्या इसे कोई बड़ा बदलाव आने जा रहा है आने वाले दिनों में। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर आएगी, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं नूह की खबर के साथ। नूह में जो कुछ हुआ उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त नूह से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक ताजा जानकारी एबीपी न्यूज से। मोनू मानेसर ने कहा है कि कल मैं नूह नहीं गया, नूह में बवाल से कोई लेना देना नहीं, यह कहना है मोनू मानेसर का। उसका यह कहना कि मैं तो गया ही नहीं, वीएचपी ने नूह जाने से मना किया था, तो नूह बवाल से मेरा कोई लेना देना नहीं, यह कहना मोनू मानेसर का। उसका यह भी कहना है कि मैं नहीं था वहां पर, विश्व हिंदू परिषद ने नूह जाने से मना किया था। सुनिए जरा आप क्या कहा गया है। 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। आप बैठ जाइए, डर जा तू, जरावता जी बैठो, बैठ जा, इतना बड़ा नहीं है अभी, तू बैठ जा, अपने टाइम पे बोल लिए। जरावता बैठो, टाइम पे बोल लिए, बराबर का विधायक हूँ। मोनू मानस सर ने आपके भेजे थी। जरावता जी आप बैठिए, बैठिए जरावता जी, आपके तुम्हारे को जरावता जी बैठ जा, चुपचाप तू बैठो, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। सुन ले तो सुन ले, आपके भेजिए मानस सर को, बताऊंगा जब हाउस में आकर के तेरे को। जरावता जी बैठिए, आप बैठिए आप। तो आप देख रहे हैं कि उस तरीके से जवाब दिया गया वहां पर विधानसभा के अंदर भी। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। अभिषेक, मोनू मानेसर इनकार कर रहा है, कह रहा है मैं नहीं था उस दिन वहां पर, क्या और जानकारी मिल रही है, ताजा जानकारी, आज का अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, मोनू मानेसर के बारे में अखिलेश, हमने जो यहाँ की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं ममता सिंह, उनसे भी बात की और उनसे हमने यही सवाल पूछा कि मोनू मानेसर ने तो बाकायदा वीडियो जारी किया, तो क्या आपकी जानकारी में वीडियो आया था? उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हाँ, ये वायरल वीडियो जानकारी में था, हमने इसका काउंटर भी किया था। और उन्होंने ये कहा कि हम एसेस कर रहे हैं कि आखिरकार ये चीज़ें किस तरह से टर्न आउट हुई हैं, अभी असेसमेंट चल रहा है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि ये मोनू मानेसर का फैक्टर ही उभर करके सामने आ रहा है। और देखिए, हमने दो लोगों से, अहम किरदारों से और बात की है, दूसरी ओर के किरदार हैं जो दूसरा पक्ष को सामने रख रहे हैं। कांग्रेस के नूह के विधायक आफताब अहमद और जो फिरोजपुर
फिरोजपुर झिरका वो भी नूह में पड़ता है, वहां से कांग्रेस के विधायक ममान खान इनसे बात की है। और ममान खान वो शख्स है जिन्होंने मोनू मानेसर को चेतावनी दी थी कि अगर वो आएगा यहां पर तो प्याज के छिलके की तरह फोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मोनू मानेसर को लेकर के जो क्रिया और प्रतिक्रिया जिस तरह की बातें थी वो यहाँ के माहौल में चस्पा थी, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल मुकेश कौशिक जी आपसे समझना चाहूंगा, ये पूरा मसला कहां जाता हुआ आपको दिख रहा है, सुलझता हुआ दिख रहा है कि तनाव और बढ़ेगा? चुनावी खेल है। देखिए, मुझे लगता है कि जो नूह में हिंसा हुई है उसका बहुत वातावरण पहले से मौजूद था। अगर हम लोग हवा में इस तरह की चीज़ों को देखेंगे कि एक दूसरे के प्रति नफरत का अगर दौर होगा तो नूह कभी भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए, कल ही अगर आपने एक इंटरव्यू देखा हो योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में पिछले 5 साल में कोई हिंसा नहीं हुई है और उसका फ़ायदा यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को मिला है। मुझे लगता है कि ये संदेश हरियाणा में ट्रेवल करना चाहिए और यही संदेश खट्टर सरकार को देना चाहिए कि उनकी सरकार के रहते कोई भी सांप्रदायिक हिंसा ना हो। और ये मुझे लगता है कि केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों के पक्ष में है कि वो इस हिंसा को जितनी जल्दी क्विल कर दें वो पॉलिटिकली उनके लिए हक में होगा। बिल्कुल। और देखिए, हिंसा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की सूचना हमें मिल रही है। सीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई है और अब तक 5 की मौत की सूचना है। 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है और राज्य के इस वक्त 6 जिलों में धारा 144 लागू है। एहतियातन अब तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवालों के घेरे में पुलिस भी है, प्रशासन भी है। आखिर कैसे मुमकिन हुआ ये दंगाई इस कदर बेखौफ हो गए? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं वहां के प्रशासन को लेकर भी। अब तक 5 की मौत की सूचना है, 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा में जबरदस्त हिंसा हुई। टूल और टूल किट कई थे, कई पत्थर चले, कई लाठी डंडे, कहीं नारेबाजी हुई है। वीडियो वायरल कई तरह के किए गए हैं और ऐसा लगता है कि यह दंगा प्रायोजित और साजिश सुनियोजित था। सुनियोजित साजिश को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा, एक बार जरा वो भी सुनिए आप। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या सामने निकल करके आया है? जी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस वक्त। जिस तरीके से ये पूरी की पूरी हिंसा हुई, मैम इसमें क्या लगता है कि सोची समझी साजिश थी किसी की? ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसमें आगे तथ्यों के अनुसार आगे कोई बात कही जाएगी। मैम, कितने लोग अभी तक घायल हुए और कितने लोग मारे गए हैं? 3 की डेथ की खबर है हमारे पास में, कंफर्म है 3 डेथ हैं, 2 पुलिस वाले, 1 सिविलियन है और 47 हमारे पास MLR अभी तक आई हुई है। FIR कितनी हो चुकी है? अभी इस वक्त एग्जैक्ट डिटेल मेरे पास नहीं है, 16 के करीब सुबह हो चुकी थी, बाकी अभी प्रक्रिया चल रही है। थैंक यू। तो ये थी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि 16 के करीब FIR अभी तक दर्ज हो चुकी हैं और आरोपियों की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज, नूह। सीधे मैं मनोज वर्मा के पास आपको लिए चलता हूं। मनोज, आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने जो बातें कही वो तो हम सुन रहे हैं, लेकिन आप मौके पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं अभी, क्या स्थिति है? अखिलेश, मैं मौके पर मौजूद हूं। अगर मैं अभी की स्थिति की बात करूं तो स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है, लेकिन शांति अभी बरकरार है। और जिस तरीके से पूरी हिंसा हुई है, कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। पत्थर चले, डंडे चले, इसके अलावा आगजनी की गई। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है, जो मेरी यहाँ के लोगों से बातचीत हुई या मेरे सूत्रों से बातचीत हुई, ये देखकर जरूर लगता है कि ये जो हिंसा थी वो एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। क्योंकि जब यात्रा चली थी तब बिल्कुल ठीक चली थी और जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंची है उसके बाद पथराव वहां पर शुरू हो गया और पथराव होने के बाद फिर दंगाई बहुत ज्यादा भड़क गई और पूरे जो नूह का इलाका है उसको अपनी चपेट में ले लिया। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे होगी उसमें चीजें निकल करके सामने आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल सही मनोज आप कह रहे हैं और यहीं से मेरा सवाल राकेश जी आपसे है। जो कुछ हमने देखा, जो तस्वीरें हमने देखी, उसमें जो ये दंगाई हैं वो तो दिख ही रहे गुनहगार, उनका तो इलाज होना ही चाहिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल क्यों ना खड़े हों? सिर्फ नूह पे ही नहीं, आप पिछले साल का रामनवमी का देखिए तो 6 राज्यों में इसी तरह का उपद्रव हो चुका है जब धार्मिक यात्रा निकली थी। हमें लगता है हर जगह के प्रशासन की अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन अलग तरीके से काम करता है तो बिहार का प्रशासन अलग तरीके से काम करता है, हरियाणा अलग तरीके से काम करता है और दिल्ली का अलग तरीके से काम करता है। तो जहाँ का मुखिया जिस तरीके का होगा वहाँ का प्रशासन उस तरह से काम करता है। इसलिए कोई बेहतर नतीजे की उम्मीद हम नूह को लेकर नहीं लगा सकते। अब देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें तो कैसे शोभा यात्रा पर अटैक होता है वो आप देखिए, कैसे गाड़ियां जला दी जाती हैं और कैसे थाने का घेराव किया जाता है, पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटना हुई। ऐसा लगेगा आपको कि सब कुछ साजिशन किया गया, सब सुनियोजित है।
लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन, एजेंसियां, सरकार आखिर क्या कर रही थी? क्यों आखिर इस तरह की घटना घटती रही और पुलिस और प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? अगर यह साजिशन सब कुछ हुआ तो जो खुफिया जानकारी मिलनी चाहिए, जो सरकार तक जानकारी आनी चाहिए, या प्रशासन में बैठे लोगों तक क्या वो जानकारी नहीं पहुंची? कौन है इसके आखिर गुनाहगार? अजातिका के पास में सीधे आपको लिए चलता। अजातिका, अब तक की जांच में और क्या बातें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए सुबह के वक्त जो जानकारी हमें मिली कि सोमवार की सुबह को जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही थी, उस शोभा यात्रा के निकालने के करीबन 500 मीटर बाद ही कई सारे उपद्रवी उसको घेर लेते हैं, वहाँ पे डंडे बरसाए जाते हैं, आगजनी कर दी जाती है। उसके बाद ये जो सिलसिला है वो शाम तक पहुँचता है सोहना तक। सोहना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहाँ उपद्रवी उपद्रव मचाते हैं, पथराव होता है, गोलियां तक चलाई जाती हैं। ये सिलसिला यहीं पर थमता नहीं है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अखिलेश उस मस्जिद की तस्वीर जहां बीते दिन रात करीबन 12 बजे आगजनी की घटना सामने आई। ये गुरुग्राम का सेक्टर 57 है और ये अंजुमन जामा मस्जिद है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। आसपास आपको जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में हरे रंग के कर्टन्स होते हैं वो भी दिखाई देंगे। यहाँ पर कोई रहता नहीं है अमूमन, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के निज़ाम है वो ज़रूर रहते हैं और उनकी इस मामले में बीते दिन मृत्यु हो गई। इसी के साथ में 2 लोग घायल हो गए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही बनता है कि पहले नूह, उसके बाद सोहना और फिर गुरुग्राम। अब सवाल मुकेश जी, आप भी पढ़ पा रहे होंगे खबरों को, जब देख रहे हैं चीजों की स्थितियों को समझ पा रहे होंगे, क्या कोई पैटर्न नजर आता है आपको? ठीक है जाति का आता हूं आपके पास। हाँ मुकेश जी, पैटर्न देखने के बजाय मैं इसमें एसओपी की फेलियर देख रहा हूँ। शोभा यात्रा जब आयोजित होती है तो पुलिस का एक सामान्य से ड्रिल होती है कि उसके पूरे यात्रा के रास्ते को आपने किस हद तक सैनिटाइज किया है नहीं। उनके घर, आसपास के घरों में, छतों पर कहीं असला, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई पेट्रोल बम, ये तो कहीं जमा नहीं है। और अगर उसके बावजूद ये हिंसा हुई है तो कहीं ना कहीं एसओपी का उल्लंघन होता दिख रहा है। एसओपी का उल्लंघन आपको दिख रहा है? बिल्कुल। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में जो हालात है वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। सोहना रोड से भी खबर हमें मिल रही है कि यहां भी हंगामा हुआ, तोड़फोड़ के बाद लोगों ने वहां पर लूटपाट की है और दंगाइयों ने दुकानों से सामान तक लूट लिया है। सामान लूटते हुए कई युवा कैमरे में कैद हुए हैं। गुरुग्राम में भी हालात कंट्रोल से बाहर नजर आ रहे हैं, यानी कि आप देखिए इसकी तपिश कहां तक महसूस की जा रही है। तोड़फोड़ के बाद लोगों ने लूटपाट की है, देखिए उसकी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। दंगाइयों ने दुकानों से सामान तक लूट लिए, ये देखिए तस्वीरें जरा। सवाल ये, आखिर ये कौन लोग हैं? अब आपको मैं एक के बाद एक करके 2 बयान सुनाता हूं। दोनों बयान बीजेपी के नेताओं के हैं, एक सांसद महोदय हैं और एक खुद हरियाणा में कैबिनेट मंत्री, लेकिन बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं जैसे हरियाणा उनके कंट्रोल में ही नहीं। सुनिए आप। नूह और मेवात का जो इलाका है, यदि मैं ऐसे ये कहूं कि मिनी पाकिस्तान बन गया है और देशद्रोही लोगों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज़ादी के बाद से जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक ऐसे कानून लंबे समय तक शासन सरकार में रहने वाली कांग्रेस ने जो कानून बनाए, जिसके कारण से अलगाववाद की भावना जगी और दूसरे एक वर्ग का दुस्साहस बराबर बढ़ता चला गया, उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। भड़की हुई हिंसा तो नहीं है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस तरफ एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। ये बयान बड़े हैरान करते हैं। मंत्री हो, सांसद हो, सरकार में सत्ता में बैठे लोग अगर सिर्फ इस तरह की बात कह के खामोश हो जाएंगे तो क्या उनकी कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं बनती है? हरियाणा हिंसा पर कुछ अपडेट मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए 5 लोगों की जान जा चुकी है, 23 घायल हैं, 120 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई, मुकदमा 16 हुआ है, हिरासत में 70 लोगों को लिया गया, FIR 16। इसके अलावा 200 आरोपी इस पूरे मामले के बताए जा रहे हैं और अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं ताकि हालात को कंट्रोल में किया जा सके। सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग की हमें सूचना मिल रही है। नूह कमिश्नरेट में अमन कमेटी की बैठक हो रही है। राज्य के 6 जिलों में धारा 144 लागू है। ये अभी मौजूदा हालात हैं हरियाणा में। सीधे मैं आपको असीम बस्सी के पास ले चलता हूं। असीम, आपके पास क्या सूचना है, क्या अपडेट है?
जी हाँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कल से कोई ज़्यादा बड़ा बयान नहीं आया था, लेकिन आज हरियाणा गवर्नमेंट एकदम हडल में गई और 1 बजे हरियाणा चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पर एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें अनिल विज होम मिनिस्टर को बुलाया गया, डीजीपी को बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। एक डेढ़ घंटे तक वो मीटिंग चली और कैटेगोरिकली यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हाँ, किसी तरह जो है मेंटेन किया जाए पीस को। लेकिन जो ब्रीफ किया है उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने अपनी साइलेंस ब्रेक की है। उसमें उन्होंने बताया कई चीज़ों पे, हाँ एक इंपॉर्टेंट एंगल जो उन्होंने बताया कि हाँ ये कॉन्स्पिरेसी, अंडर सम कॉन्स्पिरेसी हुआ है, एक साजिश लग रही है। दूसरी बात कि 44 FIR जो हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं। अराउंड 70 जो लोग हैं उनको जो है इन्होंने राउंड अप कर लिया है, डिटेंशन कर लिया। और उन्होंने बोला कि नूह के अंदर के लोग और नूह के बाहर के लोग जो भी इसमें शामिल हैं उन पे नजर बनाई गई है। 16 कंपनियां जो हैं केंद्र की हैं और 30 जो कंपनी हैं हरियाणा पुलिस की है वो वहाँ डिस्पैच की गई हैं। सो लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कही है चीफ मिनिस्टर ने वो यही है कि एक कॉन्स्पिरेसी लगती है। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो आज की एक बड़ी खबर, इस पर पूरी जानकारी, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप तक हमने पहुंचाई है। अब अगली खबर का मैं रुख करना चाहूंगा। पुणे में प्रधानमंत्री मोदी से मुस्कुराकर मिले शरद पवार बाकायदा हाथ मिलाते हुए भी नजर आए और खिलखिलाकर पीठ पर उन्होंने हाथ भी फेरा है। मोदी को पुरस्कार पर पवार ने बधाई भी दी है। अब देखिए जरा ये राजनीति का मिजाज क्या कहता है। सवाल यह है, कुछ दिन पहले तक किस तरीके के हालात थे, अब जरा देखिए। मोदी के इंतजार में अकेले मंच पर बैठे रहे शरद पवार। मोदी से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे हालांकि नाराज हो गए हैं। सामना के जरिए उद्धव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। सामना में बकायदा लिखा गया कि लोगों की शंका दूर करने का वक्त था, पवार चाहते तो कार्यक्रम में नहीं जाते। जो शिवसेना के इस गुट का मुखपत्र है सामना, उसमें इन बातों का उल्लेख किया गया। यह देखिए वो तस्वीर जिससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, रौनक कुकड़े हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। रौनक, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? ये देखिए अखिलेश, मुख्य तौर पर इस तस्वीरों से इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि दोनों नेता जो है ये जरूर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो एक मंच पर आने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो आना चाहिए। मुख्य तौर पर बाल गंगाधर तिलक को लेकर जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी काफ़ी मायने महाराष्ट्र की राजनीति में निकाले जाते हैं। इसके पहले भी कई बड़े लोगों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। हालांकि जो आपने बात कही कि शरद पवार का मंच पर जाने के बाद जो इंडिया गठबंधन है उसमें निश्चित तौर पर नाराजगी जो है वो देखने को मिली। आज सुबह ही सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि लोगों के मन में पवार को लेकर जो अब भी संशय के बादल है उसे पवार ने छाटने की जरूरत थी, लेकिन पवार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या भतीजे एनडीए में आ गए, क्या शरद पवार यानी चाचा एनडीए का रुख आने वाले दिनों में जो है वो उनकी तरफ जा पाएंगे? क्या ये बड़ा सवाल है। पवार ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले, पवार ने कोई राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने नहीं की है, लेकिन राजनीति में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। जयशंकर जी, आप क्या समझ पा रहे हैं? बिटवीन द लाइंस कुछ खबर निकाल पा रहे हैं क्या? देखने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। देखिए, चूंकि वो जो पुरस्कार समिति है उसमें शरद पवार हैं और मुझे तो जानकारी है शायद कि कांग्रेस के नेता सुशील कुमार शिंदे भी उस समिति में हैं। पता नहीं वो भी मंच पर थे कि नहीं थे, हो सकता है आए हों, उनको आना था। तो अब सवाल है कि उस मंच पे जाने के बाद अगर जो समिति पुरस्कार देने या जो ट्रस्ट पुरस्कार दे रहा है उसका पुरस्कार किसको दिया जाएगा वो तो समिति ने तय किया होगा। उस कार्यक्रम में किसी की सहभागिता से ये तय नहीं हो सकता कि वो एनडीए की तरफ जा रहा है या कि किधर जा रहा है। और दूसरा है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में जिसको पुरस्कार दे रहे हैं तो अब उनके खिलाफ अपशब्द तो नहीं बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा में ही जो भी बोलना होगा बोलेंगे। आखिर में उसी गुणों के आधार पर उनको पुरस्कार मिला हुआ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शरद पवार इस तरह का करेंगे। हालांकि शरद पवार को समझ पाना थोड़ा सा वही तो सवाल है जो आखिर में जो बात आप कह रहे हैं वहीं से तो सवाल शुरू होता है कि शरद पवार जी की राजनीति को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। आप मेरे साथ रौनक कुकड़े लगातार जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से टटोलना जानते हैं। रौनक, एक तस्वीर हमने ऐसी भी देखी कि शरद पवार मंच पर अकेले बैठे हुए थे, क्या वो मोदी जी का इंतजार कर रहे थे? जी निश्चित तौर पर देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से शरद पवार को पहले मंच पर पहुंचना था और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले थे तो चूंकि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री गए थे तो उन्हीं के कॉन्वॉय के साथ और राज्यपाल के साथ वो एक साथ पहुंचे मंच पर। इसके अलावा किसी को बैठने की अनुमति नहीं थी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जिसका जिक्र अभी हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे कि सुशील कुमार शिंदे जो कि तिलक पुरस्कार समिति के एक सदस्य है वो भी शरद पवार के साथ पहले ही मंच पर पहुंच चुके थे। जी दिल्ली के अधिकार वाला बिल पेश किया गया है और विपक्ष ने बिल का विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है यह बिल। विपक्ष का दरअसल यह कहना है और विरोध को अमित शाह ने राजनीतिक बताया है। तो दोनों तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो भी आपके सामने। सत्ता पक्ष के क्या तर्क हैं और विपक्ष की तरफ से क्या बातें कही जा रही हैं। सदन को कानून बनाने का अधिकार है यह कहना गृह मंत्री का। संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्रीय सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। तो दिल्ली राज्य को लेकर कोई भी कानून हम बना सकते हैं यह कहना अमित शाह का। यह सब कुछ संविधान सम्मत है। आपके सामने अब कुछ जानकारियां। अधिकारों पर सुप्रीम फैसला, दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, दिल्ली सरकार को वही शक्ति जो विधानसभा को दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है। इसके अलावा अधिकारी पर सरकार का नियंत्रण ना होना गलत, ये बातें कही गई। सुप्रीम फैसला जो हम आपके सामने रख रहे हैं, अध्यादेश में क्या है उसे भी जरा आप समझिए। जो सरकार की तरफ से अध्यादेश दिया गया है, अध्यादेश लागू को लेकर जो बातें कही जा रही है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं। नीरज, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या यह पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ही है? देखिए, निश्चित रूप में राजनीतिक भी है, संवैधानिक भी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अगर आप गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो अधिकार विधानसभा को हैं वो दिल्ली सरकार को देने चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी दिल्ली सरकार को देने चाहिए। यदि उसके साथ उन्होंने एक चीज मेंशन भी की है कि यदि सरकार को लगता है कि इसके लिए कोई एक कमेटी गठित करनी चाहिए तो सदन के पास अधिकार है, संसद में कानून बनाया जा सकता है। और उसी आदेश का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लागू किया और अध्यादेश लागू करने के बाद अब यहाँ पर केंद्र कैबिनेट में पास करने के बाद आज इंट्रोड्यूस किया नया बिल दिल्ली सर्विसेज का। तो उसमें इनका साफ है कि जो अध्यादेश में उन्होंने इंगित किया कि एक कमेटी बनाएंगे जिसका चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होगा, उसके साथ चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी उसके मेंबर होंगे, यानी 3 सदस्यीय ये टीम होगी जो दिल्ली के जो ए क्लास ऑफिसर्स हैं यानी कि IAS, IPS उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का काम देखेंगे और वो बाकायदा प्रपोजल बना के LG को भेजेंगे। तो एक तरह से देखें तो जो केंद्र सरकार कर रही है वो संविधान सम्मत ही कर रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उस आदेश की पालना के तहत ही अभी तक किया जा रहा है। चलिए, लेकिन एक सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष अपनी बात कह रहा है, आमने सामने है, लेकिन एक सवाल मुकेश केजरीवाल जी मैं आपसे समझना चाहूंगा थोड़ा। ये अधिकारों की लड़ाई तो है जो जिस तरीके से ये चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस अध्यादेश के जरिए पलट दिया जाता है, संदेश क्या जा रहा है? देखिए, जैसे अभी गृह मंत्री जी ने संसद में कहा संपूर्ण अधिकार है दिल्ली के मामले पे, मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। इसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें स्पष्ट कर दिया कि यह पूरा अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। इसके बाद एक अध्यादेश लेके आई केंद्र सरकार, उस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकार है कानून बनाने का, संसद को और कार्यपालिका को अध्यादेश लाने का और संसद को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन वो अधिकार कितना है, क्या पूरी तरह से, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी कहा इसी मामले पे कहा कि सेवा का, ये सर्विसेज का जो मैटर है, जैसा गृह मंत्री जी कह रहे थे संपूर्ण अधिकार है, वो नहीं कहा, बिल्कुल स्पष्ट किया अधिकार है, लेकिन वो कितना है इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। राकेश जी, सवाल अब इसमें एक ये भी है कि इसमें जनता कहां नजर आपको आती है? ये दोनों तरफ से जो हम लड़ाई देख रहे हैं, इसमें जनता क्या ठगा हुआ महसूस कर रही है? निश्चित तौर पे दिल्ली की लड़ाई आज की नहीं है। आपको याद होगा पहले भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में टकराव रहा है और मुझे लगता है अध्यादेश का जो रास्ता केंद्र सरकार ने अपनाया है वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने ही उपलब्ध करवाया है। आप 2019 से देखिए तो फरवरी 2019 में जो फैसला आया यही ग्रुप ए के ट्रांसफ़र प्रमोशन के मामले में, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यों की जो न्यायाधीशों की टोली थी उनके दोनों के मत अलग अलग थे। फिर उसके बाद जो 3 सदस्यों वाला फैसला आया उसमें भी मत भिन्नता थी। तो आखिर 19 से लेके 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि क्या दिल्ली सरकार को ये अधिकार मिलना चाहिए या केंद्र सरकार या राज्यपाल के पास ये अधिकार होना चाहिए। ऐसी स्थितियों को देखते हुए ही मुझे लगता है केंद्र सरकार
ने सुप्रीम कोर्ट का जो अभी ताजा फैसला आया उस पे उन्हें अध्यादेश लाने का रास्ता मिला। ठीक है नीरज, अब सवाल एक ये है कि सदन में क्या होगा बिल का। जो अंक गणित है सदन का, उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं सरकार को कोई दिक्कत होगी और विपक्ष को तो लगता है कि मुंह की खानी पड़ेगी इस मामले में। देखिए, अंक गणित बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के पास बहुमत है, विपक्ष के पास बहुमत नहीं है। विरोध करना एक अलग विषय है, विरोध तो सबका अपना अधिकार भी है, विपक्ष वही काम कर रहा है। लेकिन विपक्ष को भी ये मालूम है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है जिससे हम इस बिल का कुछ कर पाए, यानी बिल आएगा भी और सत्ता पक्ष आराम से उसको पास भी करा लेगा। तो एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बिल को लेकर आप पॉलिटिकली आप कुछ भी बात कर सकते हैं, सदन के अंदर भी आप अपना विरोध जता सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इसके पास होने में सरकार के पास कोई भी सरकार को खतरा नहीं है। सरकार बड़ी ही आसानी से इसे पास करा लेगी। चलिए, लेकिन एक चीज तो जयशंकर जी नजर आ रही है कि इस बिल के बहाने जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दूरी थी वो नजदीक हो गए हैं दोनों। हाँ बिल्कुल हो गई। कांग्रेस ने चूंकि सपोर्ट कर दिया है विधेयक का विरोध करने के लिए, आम आदमी पार्टी के साथ शामिल हो गई है वो। देखिए असल बात क्या है, जैसे अमित शाह जी अभी कह रहे थे, सही कह रहे थे, संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इसी संसद ने दिल्ली को राज्य का दर्जा भी दिया है, वो भी कानून के तहत ही दिया है जी। और राज्य में चुनी हुई सरकार काम करेगी या केंद्र सरकार का कोई एलजी नॉमिनी जो होगा वो पावरफुल होगा, इसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है। अब देखिए कारण क्या है। ठीक है, इसी राज्य में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, इसी राज्य में साहेब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री थे जी। उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय का चूंकि सहिष्णुता का माहौल था, वो कभी इस तरह का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता था। लेकिन आज चूंकि नासूर बन गया है एक तरह से केंद्र की सरकार के लिए कि दिल्ली सरकार एकदम उसको कैसे भी खत्म कर दिया जाए, तो इसलिए ये बार बार कभी एलजी का इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम अगली खबर का रुख करना चाहेंगे। आज की जो चौथी बड़ी खबर है, बिहार में जाति जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को राहत मिल गई है। जाति जनगणना पर रोक की जो अर्जियां थी वो खारिज कर दी गई हैं। जेडीयू फैसले से खुश है और जेडीयू ने बीजेपी पर लगे हाथ तंज भी कर दिया कि बीजेपी एक्सपोज हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार सरकार की नीति और नीयत, ये दोनों की जीत है। और दूसरी तरफ भाजपा के लोग कितना एक्सपोज हो रहे हैं सो देखिए कि कल तक जब न्यायालय ने जातीय गणना का काम रोक दिया था तो भाजपा के लोग कहते थे सरकार की नीयत साफ नहीं है इसलिए गड़बड़ हो रहा है, और जब आज न्यायालय ने रोक हटा दी तो आज भी उनको लग रहा है नीयत साफ नहीं है। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं पटना। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ गए। प्रकाश, अदालत के फैसले से जेडीयू कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है। देखिए अखिलेश, ये सिर्फ हाईकोर्ट की तरफ से राहत नहीं बल्कि नीतीश कुमार के उस स्टैंड पर मुहर है जिसकी बदौलत वो राष्ट्र की राजनीति पर, देश की राजनीति पर छाने वाले हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने दो अहम फैसले लिए थे। पहला कि जाति आधारित गणना कराना, जिस पर फिलहाल रोक लगी थी लेकिन अब उन्हें जारी रखने का आदेश मिल चुका है, और दूसरा कि विपक्षी नेताओं को एक करने की जो पहली मुहिम छेड़ी थी और उसका जो सेंटर था वो पटना था। 23 तारीख को जो विपक्ष की बैठक हुई थी वो भी बढ़ता नजर आ रहा है, और जाति आधारित जनगणना जो है वो भी अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की राजनीति होगी। यानी कि एक अहम मुद्दा मिल चुका है नीतीश कुमार के हाथ, और जो कि देश स्तर तक जाएगा। तो नीतीश कुमार का कद और बढ़ा। दूसरी तरफ जाति आधारित गणना का जो फायदा हो सकता है, राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, वो सभी जानते हैं कि किस तरह से आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बात उठेगी, और साथ ही वो तमाम मुद्दे जिसके तहत नीतीश कुमार या विपक्षी पार्टियां एक साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां से मुकेश केजरीवाल जी, एक सवाल ये खड़ा होता है, नीतीश कुमार की बात की जाए तो जाति की राजनीति करने के बड़े माहिर माने भी जाते रहे हैं। कितना माइलेज आप उनको देख रहे हैं आने वाले दिनों में, पॉलिटिकल माइलेज? देखिए बिहार ही नहीं पूरे देश में जाति राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, जातीय जनगणना नहीं है, कोर्ट ने भी आज भी यही कहा है कि ये सर्वे है, इसको सर्वे की तरह देखा जाए। जनगणना केंद्र के देखरेख में होती है, राष्ट्रीय स्तर पे होती है, और केंद्र ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें ऐसा करने का कोई अभी इच्छा नहीं है। अगर राज्य अपने खर्च पे करना चाहता है तो करे। तो उसी योजना के तहत, उसी अरेंजमेंट के तहत ये सर्वे हो रहा है।
इस सर्वे का फायदा जरूर निश्चित तौर पे खास तौर से जो पिछड़ों की राजनीति करती है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि पिछड़ों को जितना हिस्सा दिया जा रहा है आरक्षण में उससे ज्यादा मिलना चाहिए, और वो इस आधार पे ही मिल सकता है कि वास्तव में गणना हो, सर्वे हो और उनके नंबर्स पता चले। मुकेश कौशिक जी को जोड़ना चाह रहे थे आप इसमें? मैं जोड़ना ये चाहता हूं कि अभी हम लोग जातीय जनगणना पर जंप करना चाहते हैं, अभी तो जनगणना तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 3 साल से कोविड के नाम पर कभी रुक गई थी, उसके बाद पता नहीं कितने कारणों से। एक जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय कार्रवाई, एक राष्ट्रीय कवायद होनी चाहिए थी 2021 की, वो 2023 में भी अभी शुरू होते नहीं दिख रही है। हम जातीय गणना की ओर बढ़ें, और बेशक बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर राज्य की जातियों के नाम कंठस्थ हैं इन पॉलिटिशियंस को, तो उनकी संख्या क्यों नहीं पता कर लेते भाई? ठीक है जयशंकर जी, ये बात जो निकली है आपको दूर तक जाती हुई नजर आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल दूर तक जाएगी। देखिए, कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, ओबीसी की चिंता करती है, दलित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कहती है कि साहब उनकी बेहतरी हमारी चिंता का विषय है। तो फिर आपको जातीय जनगणना से तकलीफ क्यों होती है? अब करने दीजिए। एक है ना, लोकतंत्र में जिसकी जितना संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। लोगों को मालूम तो होना चाहिए ना कि जो विकास की किरणें हैं जी 73-74 साल के आज़ादी के बाद, वो कहाँ पहुँची हैं, कहाँ नहीं पहुँच सकी हैं, कौन लोग अभी भी उससे वंचित रह गए हैं, किन तबकों को उसका लाभ मिला है, किन तबकों को और लाभ मिलना चाहिए। विकास की किरणें जाएं, गांव तक जाएं, आदिवासी इलाकों में भी जाएं। पड़ताल सर इस बात की भी होनी चाहिए ना कि अगर अभी भी दूर रह गए इन चीजों से, तो उसके लिए हमारे नेता राजनेता कितने गुनहगार हैं, ये भी तो पता चले। जो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हकीकत में स्थिति क्या है समाज में। बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भ्रष्टाचार, महंगाई और नारी सुरक्षा को लेकर राजस्थान बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा का घेराव किया। विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर देखिए किस तरीके से पानी की बौछार की गई।